हरे कृष्णा बेटा। बेटा कल पूछना, आज वैसे गला है ना, कल पूछना है। हरे कृष्णा बेटा। आज नहीं। अब अरे इधर बातचीत नहीं बेटा, अब सामने देखो। राधे कृष्ण बेटा। ये बताओ, कल हम लोग देख अब ये कौन लिख गया यार इसमें? तुम नालायक को बताते भी नहीं क्या? नई पीडीएफ खोल लो अपनी। क्या बोला? चलती नहीं? हरे कृष्ण बेटा, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लिक्विडेशन का, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का कॉन्सेप्ट। अब जल्दी से देख लो दोबारा एक बार। अच्छा, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की बताओ लायबिलिटी क्या होगी? सेकेंडरी। पहले कंपनी बताओ कहां से पे करेगी? असेट के रियलाइजेशन से और ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी के कलेक्शन से। अगर असेट का रियलाइजेशन हो गया और ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से जो कलेक्शन होना था वो नहीं हो पाया और लाइबिलिटीज अभी भी पेंडिंग है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी सेकेंडरी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी कब क्रिएट होगी? जब आपका शेयर पार्टली पेडअप होगा। अगर फुली पेडअप होगा तो बेटा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। शेयर का पार्टली पेडअप होना और ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का फेल होना इसमें जरूरी है। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो रही है। इन लिक्विडेशन विच कमेंस ऑन 2nd of April 2012, सर्टेन क्रेडिटर्स, ये बोल रहा है सर्टेन क्रेडिटर्स कुड नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट आउट ऑफ द realization of assets or contribution of the A list contributories. The following details of the certain transfer which took place: X 1500 शेयर्स 1 मार्च को ट्रांसफर किए, ए ने ये ट्रांसफर किए, बी ने ये, सी ने ये, डी ने ये। आज कंपनी बंद हुई है बेटा 2nd of April को, और कंपनी की आज की तारीख में बताओ क्रेडिटर अनपेड, बताओ टोटल क्रेडिटर अनपेड कितने हैं? 9500। और ये कब से चले आ रहे हैं? इनका उन्होंने आपको टाइम वाइज ब्रेकअप भी प्रोवाइड किया। आप कैसे निकाला उन्होंने? लेजर वेजर से निकाला हुआ, हमें उसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा साहब ये लाइबिलिटी पेंडिंग है आज तक की। सर्टेन क्रेडिटर्स जो यहाँ बता रखे हैं वो यही है, सर्टेन क्रेडिटर्स ये पेंडिंग है। और ये कब से चले आ रहे हैं? ये बोल रहा है इसमें 4000 तो वो अमाउंट है जो 1 मार्च से आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये वो क्रेडिटर है। फिर इसमें 2000 वो क्रेडिटर हैं जो यहां से यहां तक के बीच में अभी तक यहां पर इस तरह से ये क्यूमुलेटिव डेटा है। आप ये मत समझना ये 4000 6000 इन सबको, ये क्यूमुलेटिव डेटा है। इस डेट तक ये था, इस डेट तक ये, तो इसके बीच में 2000 का प्लस हुआ है, फिर इस डेट तक ये था, फिर इसमें ये प्लस हुआ है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई थी, कल हमने काफी देर तक डिस्कशन किया था। ये बोल रहा है 6 पेड, आपका 10 रुपये का शेयर है, 6 पेड अप है। आप सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए ये बता दो कि आप जो वेरियस पर्सन लिस्टेड अबो, ये जो यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की,
इसमें से कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा और क्या सारे ही बिल्स कंट्रीब्यूटरी है भी या नहीं। तो हमने डिसाइड किया था कि हमारा अकाउंटिंग हमारी जो लॉ ये है, लॉ बोलता है कि 1 साल पहले चले जाओ भाई, इस ड्यूरेशन में जिसने शेयर ट्रांसफर किए वो ही आप क्या कह सकते हो, बी लिस्ट। बी लिस्ट के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, किसके पास जाओगे? लेकिन क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कौन फेल हो चुका, तो क्वेश्चन बोल चुका कि ए फेल हो चुका है, तो फिर मुझे बी के पास जाना है और वो बोल भी रहा है प्लीज बी के बारे में बताओ, जो वेरियस कंट्रीब्यूटरीज हैं वो कितना कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो बताओ अब मैं क्या करूंगा, एक इस तरह की एक टेबल बनाऊंगा बेटा जिसमें ये आपके सामने पूरा फॉर्मेट है। तो पहले मैं बना देता हूं, फिर आप लोग मेरे साथ में बना लीजिएगा। पहले आप सामने देख लीजिए तो ये आ गया आपका आउटस्टैंडिंग बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, डेट बताना कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, एक्स नहीं आएगा, एक्स तो मैंने कहा था ना बाहर हो गया। ए, ये आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर शेयर होल्डर्स। ए, अच्छा ए बी सी डी है क्या, ए बी अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। ऐसा करो रुक जाओ आप थोड़ी देर, आधे लिख रहे हैं आधे देख रहे हैं, आप सारे देख लो एक बार, मैं तेजी से बना देता हूँ, समझ लो फिर नोट कर लेना फिर एक साथ। सारे बच्चे रुक जाओ एक बार, ए बी सी डी, क्योंकि मेरे को मुझे कुछ पूछना अभी है। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जल्दी से बताना। 1500, बेटा कोई लिखेगा नहीं सामने, देखो अभी किसी को नहीं लिखना, स्टॉप राइटिंग। थाउजेंड, चले आगे। अब क्वेश्चन सामने रखना सारे बच्चे, ठीक है ना मुझे बताओ हम लोग, ये कौन है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो मुझे आप सबसे पहले बताओ डेट स्टार्टिंग कहां से करें, अरे जहां से ए गया, जहां से ए गया, 1 मई, 1 मई 2000 आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 6000। सबको समझ में आ रहा है ना? बताओ ये किस रेशो में डिवाइड होगा, ये 10:15:, समझ में आ गया? इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ये शेयर होल्डिंग ऊपर लिखी हुई है आपने। बताओ इसकी पॉकेट में कितने की लाइबिलिटी आएगी, 2000, 3000, 600, 400। बोलो आ गया समझ में बेटा ये 6000 की लाइबिलिटी, मैंने कल आपको बात बताई थी, मैं क्या फिक्स करूंगा पहले, 9,500 में इनका शेयर फिक्स करूंगा 9,500 की लाइबिलिटी एट प्रेजेंट है, और कैसे कैसे वो बीच बीच में थी वो सारी इसने बता रखी है, तो उसमें इनका शेयर फिक्स करने वाला हूं। अमाउंट टू बी पेड, ये वाला कॉलम सबसे लास्ट में फिल होगा। चलो आगे, अगला पॉइंट। बेटा इसमें कोई दिक्कत हो तो रोक के पूछ लेना, ये नहीं फिर एंड में ले जाओ, यहां तक कोई इशू हो तो रोक कर पूछ लेना। अगला पॉइंट, 1 जुलाई, बोलो कितना 1500।
और ऊपर देख लो 7.5 हो गए ये। अब इसमें कौन जिम्मेदार नहीं है? ए जिम्मेदार नहीं है, ए जा चुका। तो अपने जाने के बाद 15:3:2। आप देख लो बेटा, ए के जाने के बाद 1 मई से 1 जुलाई तक लाइबिलिटी कितनी हुई? 7,500। तो यानी 1500 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 150। लास्ट वाला कॉलम बाद में देखेंगे। अच्छा, लास्ट वाले कॉलम में मैंने लिखा क्या है? अमाउंट टू बी पेड। तो भाई साहब पेड की बात कब करूंगा? जब पैसा आएगा। अभी तो आया ही नहीं है। अभी तो मैं केवल क्या कर रहा हूं? लाइबिलिटीज फिक्स कर रहा हूं कि इस लाइबिलिटी में इसका इतना पोर्शन है। मैं 9,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ। अगली डेट 1 नवंबर 2011। 500। और आप देखोगे तो टोटल कितना हो गया? 8,000 हो चुका। ये गायब, ये गायब। अब इनके जाने के बाद की लाइबिलिटी है, तो ये 300 और 200। फर्स्ट फेब 2011 12 1500। और टोटल कर लो इसका 9,500। ठीक है ना, हो गया। ओनली सब जा चुके तो 1500। तो इसको मैंने नाम दिया, बताओ, टोटल ऑफ ए। इसका नाम दे दिया मैंने ए। बोलो 3,000। बेटा नंबर ऑफ शेयर मत जोड़ो यार, ऐसे मत करो आप लोग यार। 2,000। $2,200। सही है ना? ये कहीं गड़बड़ कर दो। 2,250। अब बेटा इसका ऐसा करो, टोटल ए लगाओ, कितना आ रहा है? 9,500 आना चाहिए। ये लो, मैं ये इसका सबका टोटल लगाओ, 9,500 ही आना चाहिए। आ रहा है? भाई साहब ये 9,500 में ही, इस 9,500 में ही बताओ मैंने क्या किए? ये इनको अलोकेट किया है कि जो आदमी जो छोड़कर चला गया उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई सबको? तो ये मैंने अलोकेशन कर दिया। अब ऊपर का देखने की जरूरत नहीं है। हमने 9,500 को अलोकेट कर दिया बिटवीन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या इनसे ये पैसा मंगवाया जा सकता है? अब वो मुझे देखना पड़ेगा। बताओ यहां पर मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं बेटा? मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू अनपेड अमाउंट। मैं फॉर्मूला भी बना देता हूं, नंबर ऑफ शेयर इनटू अनपेड अमाउंट। ये लो, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, हालांकि कोई जरूरत नहीं है इसकी। ए के पास कितने शेयर थे? 1,000 मल्टीप्लाई बाय, बताओ मैं इससे कितना ले सकता हूं? आ गया समझ में? इससे 800 ले सकता हूं मैं। चलो आगे, नेक्स्ट। अब आप ये बताइए, रिकवरी बताओ कितनी होगी? ए और बी, विच एवरेज लोअर, जो भी दोनों में से कम होगी। बेटा मैं ए के पास गया, मैंने ए से कहा साहब आपके 4,000 रुपये अनपेड शेयर है। वो बोला हाँ आपके पास 1,000 शेयर्स हैं, जबकि आपने 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से पे नहीं किया, दैट्स वाई आप बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में आपके पास आया हूँ। हाँ, तो ए बोल रहा है बताओ मेरा लाइबिलिटी में शेयर
कितना फिक्स करके आए, क्योंकि आज कोई लाइबिलिटी ड्यू चल रही हुई तभी तो मेरे पास आए हो, तो उसमें शेयर कितना है, बोल रहा 2000। तो ए बोल रहा है भाई साहब मेरा लाइबिलिटी में तुमने ही शेयर कितना फिक्स किया हुआ है, 2000, तो बोलो कितने ले लो, लो बात खत्म। अब मैं 4000 थोड़ी दूंगा, क्योंकि तुमने जो भी लाइबिलिटी पेंडिंग चल रही है उसमें मेरा शेयर कितना निकाला है। आ रही है बात समझ में, विच एवर इज लेस। बताओ ए ने 2000 दिए और उसके बाद फ्री हो गया, क्योंकि कंपनी, ध्यान रखना क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, आपकी लाइबिलिटी कंपनी के केस में अनलिमिटेड नहीं हो सकती। चले आगे। बी बेटा वो बोल रहा है 6000 की वजह से मैं आपके पास आया, लेकिन लाइबिलिटी में शेयर ये लो। बी बोल रहा है लो जाओ, जितना मेरा फिक्स करके आए हो लीगली उतना तो मैं दे ही रहा हूं ना। सी ये लो। डी बोल रहा है भाई साहब 200 शेयर रखता हूं, 4 रुपए पेंडिंग है पर शेयर, कितने रुपए, 800 लो और मेरा शेयर फुली पेड अप, मेरा शेयर हो गया फुली पेड अप। अब उसके बाद तुम करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी निकाल के लाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से। आ गई बात। जब बेटा अगर मान लो शेयर पहले ही फुली पेड अप होता तो आप ले ही नहीं सकते थे। वो बोल रहा ये लो तो 800 रुपए फुली पेड अप हो गया, तो उसके बाद तो मेरा कुछ लेना देना बनता ही नहीं है। आ रहा है बात समझ में। मुझे ये बताओ कितने रुपए आ गए, ऐड करो ये टोटल कितना आ गया, ये रिकवरी हुई है 8050। अरे आ रहा है समझ में। ये बताओ 8050 आए आउट ऑफ 8050 कितना फंसेगा, अरे 1450 फंसेगा। कौन सा वाला फंसेगा आपको क्या लगता है, क्या कमा, मैं बोल रहा हूं ना बोलने से पहले सोच तो लिया करो। बेटा आपको नहीं लग रहा ये फंस रहा है, अरे ये रिसेंट वाला ही तो फंस रहा है। कौन नहीं दे रहा पैसा, अरे जा रहा दिमाग में भाई साहब, डी नहीं दे रहा पैसा, ए बी सी दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये पूरा पे होगा, ये पूरा पे होगा। ये ए की लाइबिलिटी का शेयर फुल्ली पेड अप है, बी की लाइबिलिटी पूरी पे होगी, सी का लाइबिलिटी में जो शेयर निकल रहा है वो पूरा पे होगा। डी में आ जाओ, डी में बोलो ये पे होगा, ये पे होगा, सॉरी ये पे होगा, ये भी पे होगा, ये भी पे होगा, लेकिन इसमें से 50 ही पे होगा। बेटा जो रिसेंट लाइबिलिटी होल्डर है ना, डी नहीं दे रहा, तो डी का जो रिसेंट लाइबिलिटी में शेयर आ रहा है वो फंसेगा। समझ में आ रहा है, डी का डी वाला ही फंसेगा। एक बात तो क्लियर करो, क्योंकि आपने लाइबिलिटी को अलोकेट किया है सिस्टमेटिकली, तो सारे प्रोपोर्शनेटली नहीं फंसने वाले, क्योंकि जो जिस समय मौजूद थे वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठ गए ना। किसी कंपनी में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उस समय गड़बड़ हुई, आपने सारे क्लेरिफिकेशन दे दिए, सारा मैटर ही सॉर्ट आउट हो गया। तो बेटा ए के समय जो फंसे थे, ए ने कहा मेरा, हाँ ठीक है मेरा शेयर बनता है ये लो, बी ने कहा मेरा शेयर अच्छा मेरे समय के लोग हैं ये लो, सी ने कहा मेरे समय के लोग हैं ये लो, तो फंसेगा कौन, डी का। और वो भी कौन सा वाला, मोस्ट रिसेंट वाला, मोस्ट रिसेंट वाला। तो बताओ यहां पर किसका पेमेंट हो गया बोलो, ये 6000 पूरा का पूरा पे हो गया, ये 6000 पूरा का पूरा पे हो गया बेटा। ये 1500 पूरा का पूरा पे हो गया, ये 500 पूरा का पूरा, ये टोटल। तो आपके पास पैसा क्या था, देना ये था, बी से ये आ जाएगा बस। तो इसके बाद बताओ कौन डूब जाएगा, जो रीसेंट कंपनी का क्रेडिटर है, जो रीसेंट है वो डूब जाएगा। कब, किस केस में, बी लिस्ट के केस में। ध्यान रखना बी लिस्ट से रिकवरी का पैटर्न अलग है। अगर ये ए लिस्ट से या कंपनी की असेट से आता तो सब में प्रोपोर्शनेटली जाता, लेकिन जब आप बी में जा रहे हो और बी में आप टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हो तो रीसेंट वाला फंसेगा हमेशा। प्रोपोर्शनेटली तो जब असेट के केस वाले में जब हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं तब बात होती है, यहाँ प्रोपोर्शनेटली बात हो ही नहीं रही। अच्छा प्रोपोर्शनेटली होती तो बताओ फिर लाइबिलिटी अलोकेट करने की, इन सब इतने सारे ड्रामे करने की जरूरत ही क्या थी। आप लोग इतना सारा काम इसीलिए कर रहे हो कि इसमें प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, इसमें मोस्ट रिसेंट फंसेगा, और जिसका पेमेंट नहीं आएगा उसका क्रेडिटर फंसेगा।
डी का पेमेंट नहीं आ रहा तो डी में ही दिक्कत आएगी, और वो भी मोस्ट रिसेंट में आएगी। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? बेटा हम नहीं मान रहे, लॉ में मेंशन है ये चीजें। मैंने क्या कहा, यहाँ अजम्पशन नहीं चल रही, लॉ में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, मैंने क्या कहा था, जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम लॉ का इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं उसमें रहता ही रहता है। तो लॉ में ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है कि आप लाइबिलिटी फिक्स करो, और लाइबिलिटी फिक्स कर रहे हो तो क्या करो, आप जिस जिसका पेमेंट आता जा रहा है उनको देते जाओ, और अगर कोई आदमी अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर रहा तो ओल्डर को पहले सेटल करो, पुराने को, वो तो बेचारा बहुत पुराना बैठा है ना। और जो फंसेगा, बताओ कौन फंसेगा, मोस्ट रिसेंट वाला फंसेगा। तो हमने इसको, ये जो 1500 की लाइबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड जनरेट हुई है, इसमें से हम बताओ प्रोपोर्शनेटली दो चार पांच जो भी लोग हैं उनको बताओ प्रोपोर्शनेटली हम कितने देंगे, 50, और इनके कितने डूब जाएंगे, जो अभी रिसेंट डेवलप हुए हैं। गया क्या दिमाग में? चलो आगे लिखो एक बार, फिर कोई दिक्कत है दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार लिखो। बेटा लॉ चल रहा है, लॉ में डिस्ट्रीब्यूशन, ये रियलिटी कहां से आ गई? ये रियलिटी है क्या? बी लिस्ट को तो बताओ किसने कानून बनाकर थोपा है? हर जगह मत चिपका दो, ऐसे थोड़ी है अब हर जगह चिपकाने लग जाओगे उसे। भाई बी लिस्ट का तो नंबर ही कहां से आ गया, मैं कंपनी से चला गया तो कानून बनाया ना उन्होंने लॉ में। हाँ लॉ में किया और फिर उसे पास कराया पार्लियामेंट से, कानून बनाया बी लिस्ट का। आया समझ में? तो ये तो लॉ बना दिया उन्होंने। या कोई ट्रांजेक्शन, अच्छा बी लिस्ट में और ए में कोई कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? वो तो शेयर बेच के निकल चुके हैं ना। लेकिन उनको लग रहा है कि भाई साहब कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। नहीं, फंसेगा तो इक्विटी, इक्विटी इसीलिए तो मोस्ट रिस्की सिक्योरिटी है। इक्विटी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते ये लोग, कानून बना बना के फंसाते हैं इक्विटी को तो ये। और अभी मैं बात कर रहा था आपको, बेटा कंपनियां, अब फिर मैं ना नहीं बताना चाहता, आप लोग उलझ जाओगे चीजों में, फाइनल की बात है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता। क्या फाइनल की, सीए फाइनल की? मैं अभी आपको दिखाता कि इक्विटी कैसे, लेकिन फिर वो ये ना उसका डिस्कशन दिमाग हिला देगा वो आपका। अभी आप 12th में हिले पड़े और मैं फाइनल की बात और कर डालूँ आपसे। एक बार नोट कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बातचीत मत करो, एक बार पूरा नोट कर लो जल्दी से इसे। मैं दोबारा फिर आपको एक बार समझा देता हूँ।
अगर आप लिख पा रहे हो तो मार्क्स मिल जाएंगे। आ गया? लेकिन वहां आपके पीछे बैकग्राउंड में क्या था, 11-12 चल रही थी, यहां पर कुछ है नहीं, ब्लैंक है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कहा ना, मैं आपको अभी ऑफ करा के, मैं नहीं चाहता कि डीमोरलाइज करूं, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूं तो अभी आपको लगेगा अरे यार ये नहीं पता, ये नहीं पता। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बातें पूछ लूं, जो अभी एक एग्जांपल भी दिया। बेटा वहां जो आपने किया वो एक मतलब नहीं समझ रहे आप, इनिशियल लेवल था तो चीजें चल गई। अगर यहां अगर भी वो गड़बड़ करोगे तो पहले तो इंटर में चलना नहीं है, क्योंकि जब तक एनालिटिकल और चेन से चेन, जैसे मैंने कहा ना, आप जोड़ना ही नहीं जानते क्योंकि कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से, यहां नहीं चलेगा। और गलती से यहां चल गया और 40-40 नंबर लाके कहीं जुगाड़ लग के निकल भी गए, उल्टे मुंह पड़ोगे आप। वहां नहीं होगा बेटा। वहां हाँ, लास्ट में बात करेंगे, अभी इसको कंप्लीट करते हैं, क्लास में नहीं करते, नोट कर लो आप। वहां नहीं चलेगा और बिल्कुल कत्ते नहीं चलेगा, एक रत्ती नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां थोड़ा सा अपने आप को, अब तक नहीं किया हो गया, अब बेटा सोचने समझने का दायरा देखो, अब तो बदलना आपको खुद को चाहिए। ठीक है ना? आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो, आप 12th के स्टूडेंट नहीं हो जो जैसे भी था प्लस माइनस करके आ गया, अब नहीं चलेगा। जल्दी बेटा नोट करो आप लोग, फिर बातचीत करो पीछे। मुझे और ये क्वेश्चन तो कंप्लीट बस यही करना है आज, और कुछ नहीं, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करें। ऑनलाइन बेटा अगर किसी ने नहीं लिखा तो वेट का मैसेज डालो, मैं हटा रहा हूँ मैं सर। इधर बेटा हो गया पीछे आपका? हाँ लिखो जल्दी। हो गया? डन डन ओके। अब देखो, मैं तेजी से बताऊं या समझ में आ गया? आ गया? पीछे क्या पूछना, जल्दी बोल बेटा। बेटा मैंने क्या कहा, दिमाग ही मत लगा तू, अगर तेरे नहीं आ रहा तो क्या कर दिया। ये पेमेंट कितने का, कितने आए? 800। कितने हो गए? 8,050 हो गए। 8,050 सोचे ही मत, इतना डेप्थ में जाए मत। 6,000 ये पूरे पे हो जाएंगे। 1,500, 500 पूरे पे हो जाएंगे। कितने हो गए ये? अरे वैसे ही जोड़ ले 8,000 इसमें से, खत्म कहानी। समझ में आ गया? ये देख ले पैसा कितने आ गए, 8,500 आ गए। देने कितने? तो पहले वाला लॉट पूरा पे हो गया, पहले वाला लॉट पूरा पे हो गया। दूसरा लॉट 7,500 ही हो रहे हैं, पूरा पे हो गया। तीसरा लॉट 8,000 ही हो रहे हैं, पूरा पे हो गया। ये लॉट फंसेगा, बस इतना। चले आगे। एक बात। दूसरा लिखो जल्दी से, वर्किंग नोट नंबर 1। सारे बच्चे लिखो। सर ये 50 रुपये बताना कैसा है? बेटा हरिओम क्लियर हो गया आप तो? मैं टेक्निकली आपको बात बता रहा था, मैंने मोटी मोटी बात बता दी। हरिओम जल्दी से बोलो बेटा। अब क्लियर हो गया? इतना टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बात से भी आप समझ जाओ। ये यहां से आप देख लो, दो तरीके होते हैं इसको कंपेयर करने के। चलो आगे। अब वर्किंग नोट नंबर 1 जल्दी से लिखो। अमाउंट रुपीज आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट नंबर 1 जल्दी से लिखो। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अमाउंट रुपीज 6,000। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अमाउंट रुपीज 6,000 और डेट कौन सी दी है? 1 मई 2011 लिखो। 1 मई 2011 आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर अमाउंट रुपीज 6,000 ऑन 1 मई 2011 लिख दिया। विल हैव टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, विल हैव टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, बताओ किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था? ABCD इन 15:10:15:3:2। चले आगे। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जल्दी बोलो। 1,500 रुपए, 1,500। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर 1,500 ऑन, वेरी गुड,
1 जुलाई 2011। वेरी गुड। वही ऊपर वाला चिपका दो, विल हैव टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बी, सी एंड डी इन, बस। मुझे लगता है शायद वर्किंग नोट नंबर 3 बना लोगे, जल्दी लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट रुपीज 500, 500 रुपए, अमाउंट रुपीज 500 ऑन 1st year November 2011। November 2011 will have to be contributed by C and D, will have to be contributed by C and D। आ गया। अमाउंट रुपी, वर्किंग नोट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग लाइक क्रेडिटर्स अमाउंट रुपीज 1500। वर्किंग नोट नंबर 4, outstanding creditors amount rupees 1500 on 1st Feb 2011 12 sorry 1st April 2012। only D is liable, only D is liable, नहीं ओनली डी इज लायबल, बस ये देगा बस आ गया। इसके लिए केवल कौन लायबल है? डी। वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5, जल्दी से बोलो वर्किंग नोट नंबर 5 क्या होगा? मिस्टर एक्स विल नॉट बी लायबल, मिस्टर एक्स विल नॉट बी लायबल, ठीक है ना, खत्म। ना ना मतलब क्या है बता दो, तो कहानियां लिखते जाओ मोटा मोटा। आया समझ में? बेटा देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये समझ में आया? ये कहानी मैंने क्या किया बेटा, क्या आपको अब याद करनी पड़ेगी क्या? मैंने वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग, समझ में आ रही है बात? इन्होंने सारी खिचड़ी एक साथ पका दी। अब आप दोनों पोजीशन में आ गए, आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो क्योंकि अब आपको एसेंस समझ में आ गया कि लिखना क्या है इसमें, और चाहो तो वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 करके लिख सकते हो। दोनों में मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मैं आगे बेटा इसके, अरे समझ में आ गई सबको बात बेटा? हाँ या ना तो बोलो सारे बच्चे, तो आगे चलो। इसमें हमेशा जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 नंबर का, 8 का भी आया कई बार, लेकिन आप 5 का मान के चलो, मुझे नहीं लगता है 8 का ज़्यादा आना चाहिए। दोनों 5 में भी आया हुआ, 8 में भी आया हुआ, लेकिन जब ये 5 मार्क्स, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसने हर बार ये नोट नहीं लगाया है। समझ में आ रहा है? हर बार ये नोट नहीं, कभी लगाया है और कभी नहीं लगाया। अब बेटा मैं आपको ये प्रॉपरली सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि कब लगाना है कब नहीं लगाना, तो बताओ मैं क्या रिकमेंड करूंगा? अगर आपके पर नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका 1 नंबर होता है तो फालतू में उलझ जाओ आप। मैं ये कहूंगा अगर आपके पास मान लो टाइम कम लग रहा है, आपको लग रहा है पेपर लेंदी और मुझे सारा आता है, और टाइम आपको लग रहा है कि यार टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो बेटा इसके लिए 2-4 लाइन मार्जिन छोड़कर आगे निकल जाना। समझ में आ गया? फालतू 1 नंबर के लिए आप इतनी लाइन लिखो, पता चला 2-4 मिनट लगा दो आप सोच के लिखने में। बाकी मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आप टाइम वाइम सब मैनेज कर पा रहे हो तो इसको नोट को हमेशा लगा के। अब बुक लगा रही है, आप मेरे से बोलो सर देखो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, सर उसमें तो है, तो बेटा अब मैंने कहा ना आपको, ये जब भी क्वेश्चन आए हर बार इसने नोट नहीं लगाए सजेस्टेड आंसर में, कभी लगाता है कभी नहीं लगाता। हाँ जहाँ लगाता है वहां पर पता है क्या कर देता है, इसका 1 या 1.5 नंबर रख देता है। अगर 8 नंबर होते हैं तो 1.5 से 2 भी रख देते हैं, 5 नंबर होते हैं तो आधा या 1 रख देता है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं ये रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा कि क्या करना है, आप अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, या तो आपको पता हो यार ये क्वेश्चन एसएम से आया है उठकर एज इट इज, और इसमें इसने नोट नहीं लगा रखा, तो अवॉइड कर देना। अदरवाइज एक नया क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हमेशा नोट लगा के निकलना, क्योंकि ICAI का भरोसा नहीं, लगाएगा या नहीं लगाएगा। नहीं लगाया और हमने नहीं लगाया तो बच जाएंगे, और उसने लगा दिया तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा बिना मतलब। तो फिर वो आपके टाइम पर डिपेंड करेगा, आप किस सिचुएशन में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो।
सर वर्किंग नोट में 1500 थोड़ी आएगा। ना ना बेटा 1500 आएगा ना, लाइबल लिखा है हमने, देगा या नहीं देगा वो थोड़ी लिखा है राजश्री, हमने बेटा लाइबल लिखा है। लाइबल यानी लाइबिलिटी में शेयर फिक्स किया है। आपको नहीं पता मैंने वर्किंग नोट किसका बनाया है बेटा, जो लाइबिलिटी में शेयर फिक्स किए ना उनका बनाया है। मैंने ये नहीं कहा कि कितना मिलेगा आगे, लाइबल ये इतना इसमें कंट्रीब्यूट होगा, ये इसमें डिवाइड होगा, ये इसमें डिवाइड होगा, ये केवल डी लाइबल होगा, हमने वो लिखा है। बेटा वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई सबको? एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे बताओ सबको, क्या ये लिक्विडेशन का चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया? बेटा बहुत लंबा चलाया है मैंने एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली, और आपको फॉर्मेट वॉर्मेट सारे याद भी करा दिए। सारे बच्चे बोलो बेटा जल्दी से जितने भी हैं सारे, मुझे लगता है लिक्विडेशन 100%। लेकिन ध्यान रखना लिक्विडेशन अभी आपका प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ। कब तक? बेटा आप सॉल्व ना करो क्वेश्चंस को, क्योंकि सारे मैंने कराए, आपने हाँ में हाँ मिलाई है बैठकर क्लास में। बेटा सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर जो आपके बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क है। उसमें एक आध जगह मुझे पता है गड़बड़ होगी, लेकिन मैं आपको वो इंडिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो बच्चा करेगा वो ही पूछेगा, जो नहीं करेगा उससे फिर माथापोड़ी करने से फायदा क्या। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर बच्चा क्या खुद अपनी तरफ से, बेटा आपके सेल्फ स्टडी ही आपको मार्क्स दिलाएगी, समझ में आ रहा है? तो मुझे पता है आपके जो पास बुक है उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको क्या होने वाली है, दिक्कत होगी। लेकिन हाँ वो ऐसा नहीं है प्रॉब्लम होगी, आप उसको निकाल भी सकते हो। लेकिन हाँ बच्चा कई बार पूछता है, कई बार नहीं भी पूछता है, तो दोनों चीजें, लेकिन मैं उसको इंडिकेट नहीं कर रहा। लेकिन उस पर जाने से पहले बताओ आप क्या करोगे? एक बार बेटा एक क्वेश्चन से एक बार रिवाइज करोगे, और उसके बाद फिर आप इक्का दुक्का जो नए क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो करोगे, जिससे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको कल ही करना है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी मैंने कहा बचे कुछ अब आपके होमवर्क है, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करोगे। बेटा जल्दी से सारे बच्चे लिख लो फटाफट, पेज नंबर 7.51, एक क्वेश्चन नंबर 6। सारे बच्चे लिखो होमवर्क, पेज नंबर 7.51, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका होमवर्क है, ये आप कल करके लाओगे, और कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछोगे। चले आगे नेक्स्ट। चलो बच्चों आज के लिए, हाँ बी लिस्ट का ही है, जो अभी करवाया उसी का है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। देख लो होगा यार, नहीं है तो मैंने पेज नंबर लिखवा दिया ना, 7.51, क्वेश्चन नंबर 6। चलो हरे कृष्णा बच्चों, आज के लिए हरे कृष्णा बेटा।